दोस्तों नमस्कार। आपको पहले बता चुके हैं कि बप्पा रावल साहब ने अरबों को इराक तक खदेड़ दिया था। आज उन्हीं के वंशज रावल कुमान द्वितीय के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि उनको अरबों का भक्षक क्यों जाना जाता था। इतिहास में इन सब कैरेक्टर्स को छुपा दिया गया है, उनके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। तो आज हम मेवाड़ के दूसरे प्रसिद्ध शासक कुमान द्वितीय के बारे में बात करने वाले हैं। कुमान द्वितीय के बारे में बात करने से पहले मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करता हूं, जिसको आपके सामने पढ़ के बताता हूं। देखिए क्या है ये है रावल कुमार द्वितीय का जीवन परिचय। ये हिस्ट्री इन हिंदी.in से लिया गया है। रावल कुमार द्वितीय का इतिहास। रावल कुमार एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने भारत के राजाओं को अरबों के खिलाफ एक छत्र के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। रावल कुमार बप्पा रावल के वंशज थे। इन्होंने संपूर्ण भारत के लगभग 1200 राजाओं को अरबी आक्रमणों से लड़ने के लिए बुलाया, लेकिन 40 राजा ही अपनी सेना के साथ एकजुट होकर मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे आए। आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व की बात है। अरबी आक्रांता संपूर्ण विश्व में इस्लामीकरण करने के उद्देश्य से भारत की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे में जरूरत थी एक ऐसे राजा की जो उन आक्रांताओं को उनकी भाषा में जवाब दे सके। ये राजा रावल कुमार द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं। इस लेख में हम मेवाड़ के राजा कुमार द्वितीय का इतिहास और जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। ठीक है, देख लो। नमस्ते। नमस्ते सर, थोड़ा सा लेट हो गया सर। नो प्रॉब्लम। आज बड़ा हैंडसम लग रहे हो। नहीं हैंडसम नहीं, मेरा वो पुराना वाला लैपटॉप जो है उसको फेंक कर नया लाया हूँ। अच्छा गुड। आवाज भी ठीक है। तो हम रावल के वंश के बारे में आगे चल रहे हैं। ये राजा रावल कुमार ने भी बहुत नचाया था अरबों को। उनको जी अभी पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कितना वो किया था, क्योंकि जब तक इसको नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। इनको पूरा खत्म कर लेते हैं। इसके बाद में फिर आ जाएंगे हम लोग वो जो खिलजी के ऊपर है ना, जो रतन सिंह और पद्मावती वाला चक्कर है, वहां पे आ जाएंगे। जी कल पृथ्वीराज को तो हमने कवर कर लिया था परसों, ये बीच में छूट रहे थे। जी तो ये है, इनका पूरा नाम था रावल कुमार द्वितीय। इनकी शासन अवधि है 820 से लेकर के 860, 40 साल तक इन्होंने राज किया था। जी चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के राजा थे, बप्पा रावल वंश के थे। ऐतिहासिक स्रोत जो है ये कुमार रासों से लिया गया है। वैसे तो इनके खिलजी और ने इतना मतलब सब पूरा का पूरा सब जितना भी वहां का इंस्क्रिप्शन था उसको सब जला दिया, खत्म कर दिया कि कुछ मिलता ही नहीं है इनके बारे में। यहाँ वहां से कहीं से भी मिलता है, कोई ऐसे ही कोई लोकगीत गाता है वहां से मिल जाता है, या कुछ और कहीं पर शिलालेख मिल जाते हैं उससे मिल जाता है, बाकी तो सब जला ही दिया था। बप्पा रावल के बाद मेवाड़ में रावल कुमार द्वितीय नाम के 3 राजा हुए, लेकिन हम इस लेख में रावल कुमार द्वितीय का इतिहास पढ़ रहे हैं। 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी के मध्य अरबी आक्रांताओं से लोहा लेने के कारण रावल कुमार अधिक प्रसिद्ध हैं। अगर ऐतिहासिक प्रमाणों की बात की जाए तो इनके संबंध में बहुत कम प्रमाण मौजूद हैं, एविडेंसेस मिलते ही नहीं है।
लेकिन जी दलपत जी। विजय द्वारा लिखित कुमार रासो नामक ग्रंथ से इनके बारे में जानकारी मिलती है। ये ग्रंथ राजस्थानी भाषा की देवनागरी लिपि में लिखा गया है। रावल कुमार की शासन अवधि 820 ईस्वी से 860 ईस्वी तक थी। इन 40 वर्षों में कुमार ने पूरे भारत को इस्लामीकरण से बचाया। बप्पा रावल की मृत्यु के बाद कई दशकों तक इन अरबियों की भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उनको यह मालूम पड़ा कि बप्पा रावल की डेथ हो गई है, वैसे ही फिर से अरब के खलीफा ने हासिम नामक सेनापति को एक विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण के लिए भेजा। अरब सेनापति हासिम नामक नापाक संबंधियों के साथ समुद्री मार्ग से गुजरात होते हुए राजस्थान में प्रवेश किया। हासिम का सामना राजा नागभट्ट के नेतृत्व वाले संगठन से हुआ। इस युद्ध में हासिम और उसके अरबी सेना को बुरी तरह हार हुई। इस हार से अरबी आक्रमणकारी घबरा गए। अरबी आक्रांताओं का उद्देश्य सिर्फ युद्ध जीतना नहीं होता था, बल्कि बलात्कार और लूटपाट करने के साथ साथ यहाँ से हिंदू लड़कियों को बंदी बनाकर ले जाना और अरब के बाजारों में बोली लगाना भी उनका उद्देश्य था। ऐसे में इनका सामना करने के लिए रावल कुमार को बड़ी और विश्वसनीय सेना की जरूरत थी। रावल कुमार ने भारत के सभी छोटे और बड़े राजाओं को साथ आने के लिए प्रेरित किया। रावल कुमार के नेतृत्व में कश्मीर से लगभग कन्याकुमारी तक के 40 राजवंशी अपनी सेना के साथ एकत्र होकर मेवाड़ पहुंचे। केसरिया ध्वज के नीचे खड़े होकर रावल कुमार ने ललकारा, हमारे धर्म स्थलों और मंदिरों को नष्ट करने वाले आक्रांताओं, बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले राक्षसों और अरब की मंडियों में हमारी बेटियों की बोली लगाने वाले इन अरबी कुंठित और दूषित मानसिकता के भेड़ियों को समूल खत्म करने के लिए आज हम सब एक साथ खड़े हैं। आज इन भेड़ियों को नहीं मारा गया तो कुछ ही समय में पूरा हिंदुस्तान दूषित हो जाएगा। भारत की सेना का रावल कुमार द्वितीय के नेतृत्व में एकजुट हो जाना एक ऐसी घटना थी जो भारत के इतिहास में फिर कभी घटित नहीं हुई। इतनी बड़ी संख्या में सैनिक पहली और आखिरी बार इकट्ठा हुए थे। अमर काव्य नामक ग्रंथ का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि रावल कुमार द्वितीय और महमूद जिसे मामून का नाम से भी जाना जाता है, बीच युद्ध हुआ। रावल कुमार को ललकार सुनते ही संपूर्ण वातावरण हर हर महादेव का नारा गूंज गया। रावल कुमार की इस सेना में 1 लाख रावल, 30 लाख से ज्यादा अश्वारोही, 9,000 हाथी, बाप रे, 7 लाख पैदल सैनिक थे। कितनी बड़ी सेना थी, बाप रे। ये पहला और अंतिम मौका था जब पूरे भारत के युद्ध के हिंदू राजा इकट्ठा हुए थे। वाओ, कुडोस रियली। अमर काव्य, तभी तो ये इतिहास में आते नहीं ना इनका नाम। जी जी जी। अमर काव्य नामक ग्रंथ के अनुसार रावल कुमार की इस विशाल सेना ने महमूद जैसे मामून के नाम से जाना जाता है, जैसे अरबी नेतृत्वों के नेतृत्व वाली अरबी सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया और महमूद को बंदी बना लिया गया। कुमार ने 24 से ज्यादा बड़े युद्ध की जीत हासिल की और इस्लामी आक्रांताओं को खदेड़ कर पूरे मध्य एशिया पर केसरिया झंडा फहराया। पूरे मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट में। इस युद्ध में महमूद को बंदी बना लिया गया और बाद में जिंदा छोड़ दिया गया। भारत के राजाओं की खामी है, छोड़ देते हैं ना। पृथ्वीराज ने तो गड़बड़ है कि उन्होंने समय समय पर इन राक्षसों को युद्ध में पराजित करने के बाद ही जीवित छोड़ दिया, जबकि इतिहास में ये कहीं नहीं मिलता कि किसी अरबी ने किसी भारत के राजा को जिंदा छोड़ा हो। अपने समय में रावल कुमार ने 24 बड़े युद्धों में जीत हासिल की थी। मेवाड़ के पड़ोसी राज्यों जिसमें गुजरात, आबू, कश्मीर, तारागढ़, मालवा, नांदोड़, सिंध और मारवाड़ रावल कुमार द्वितीय के मुख्य सहयोगी थे। देखते ही देखते रावल कुमार ने इराक, ईरान, गजनी, अरब और तुर्की तक अपना परचम फहरा दिया था। क्या बात है, द ग्रेट रिवलरी वाज, तुर्की तक पहुंच गया था। आज अगर विश्व में 15% हिंदू बचे हैं तो इनका श्रेय, उनका पूरा श्रेय रावल कुमार को जाता है। लेकिन ये विडंबना है कि आज बहुत कम लोग इनका नाम जानते हैं। एक अंग्रेजी इतिहासकार इवान ऑस्टिन ने लिखा है, बप्पा रावल कुमार जैसे हिंदू वीरों के कारण ही विश्व इस्लामी खिलाफत खिलाफत से बचने से बच गया। लगभग संपूर्ण मध्य एशिया में अपना परचम फहराने के बाद मेवाड़ के वीर राजा कुमार द्वितीय ने मेवाड़ राज्य को उनके छोटे भाई जोगराज को सौंप दिया और संन्यास ले लिया।
कुछ समय बाद उन्होंने जीवित समाधि ली, लेकिन कई इतिहासकार बताते हैं कि रावल कुमार को उनके पुत्र नंगल ने सत्ता के लिए मौत के घाट उतार दिया था। ये तो कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं। चलो जो भी हो, रावल कुमार द्वितीय की वजह से ही अरबी आक्रांता कई वर्षों तक भारत की तरफ आंख उठाने से डरने लगे। ये था आज का पहला प्रेजेंटेशन। और कोई दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं दिखाई दे रहा तो दूसरा करते हैं। अभी कोई दिखाई तो नहीं दे रहा सर अभी तक। अच्छा, किरण में दिख रहा मैं है इसको, हाँ तो ले लेते हैं। दूसरा तुम लो। और भेजा ना मैंने है? जी जी, मुझे तो लिंक मिल गया। उसको वहीं से मोबाइल से पढ़ना शुरू कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा अगर पढ़ सकते हो। हिंदी में है वो, अंग्रेजी में दो। आप जो दीजिएगा, कोशिश तो करता हूँ मैं, कोशिश करूंगा। कोशिश करो, कोशिश करने में क्या तकलीफ है। हाँ हाँ प्रेम हाँ जी हाँ। प्रेम जी आ गए हैं लगता है। आज तो जय भारती साहब नहीं होंगे ना शायद, वो तो इंडिया रास्ते में होंगे। नहीं, वो रास्ते में होंगे। कब जाना था उनको? उनको तो मतलब कल पहुंचना है शायद। अच्छा, भेजो क्या अंग्रेजी वाला? भेजिए भेजिए। देखता हूँ। हिंदी में तो एक्चुअली पढ़ दिया, थोड़ा सा अंग्रेजी में समय पढ़ लो। निकल गया इसको सेटअप करने में। मेरा जो 5 मिनट लेट हो गया इसी के चलते हुए, ये मतलब सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैंने तो इसलिए मौका उठाया था कि अभी मैं फुर्सत में हूँ, बाद में कहीं अगर बुलावा आ जाएगा तो फिर मेरे साथ गड़बड़ हो जाएगी। किधर गया वो जो मैंने सेव किया था? प्रदीप का क्या हुआ पता नहीं। वो तो लेट रहता है ना। ही नॉर्मली कम्स लेट, तभी तो वो 10:30 बजे टाइम रखता है अपने हिसाब से। और लीगल स्ट्रीम कब कीजिएगा सर? मंडे। ठीक। कल तो मैं वहां पर 5 घंटे डॉक्टर के पास था, 4 बजे आया मैं, 11 बजे से। इसीलिए मुझे पता था, इसीलिए मैं सुबह भी आपको मैं मैसेज करने ही वाला था, फिर मैं सोचा कि नहीं आज भी कहीं आप बिजी हो, तो फिर दिखाई दिया मुझे लिंक। टू इंग्लिश, टू इंग्लिश। एक मिनट, इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके सेव कर लिया था, इसको अंग्रेजी वाला भी सेव कर लेता हूँ। जी जी जी। तुम्हारे हाई कोर्ट में कल कोई एक वकील को बहुत झाड़ा भाई साहब ने। ठीक तो किया है।
जज ने वो पता नहीं क्या किसी वकील के शायद उसमें डिले कंडोनेशन का कुछ एप्लीकेशन डाल रहे थे। उसमें उसने बोल दिया कि मतलब उसके बारे में, वो वकील के बारे में कुछ गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया था। मतलब शी वांटेड टू पुट द ओनस ऑन द प्रीवियस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कि उसकी वजह से हम डिले हुआ है। उसी में हाई कोर्ट ने दिया उसको अच्छी तरीके से। ये सर वहाँ का नॉर्मल प्रैक्टिस है, मतलब बचने के लिए क्या है ना, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पर डाल दो कि उसने नहीं किया, तो फिर काउंसिल किस लिए है फिर? कोर्ट ने यही बोला कि जब वो खुद बोल रहा है कि जब मतलब जो क्लाइंट है वो बोल रहा है कि जी जी आफ्टर द आर्गुमेंट इज ओवर एंड द ऑर्डर इज मतलब रिजर्व्ड और ऑर्डर इज अनाउंस्ड, देयर इज नो रोल ऑफ द प्रीवियस एडवोकेट, तो वो कैसे तुम्हारे को सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करेगा? बिल्कुल सर। तो सर्टिफाइड कॉपी के लिए उसको दूसरे को किसी को वकालतनामा देना चाहिए, तो सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करता। आप उसके ऊपर वो क्यों कर रहे हो कि उसने सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई नहीं किया? उसका रोल खत्म हो गया। उसने उसी दिन ब्रीफ दे दिया, कोर्ट से निकलने के बाद बाहर ही ब्रीफ दे दिया उसको। जी 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 देखो अभी तुम्हारे को ये अपना जो लैपटॉप है ना, उसको शायद उसके साथ में वेब के साथ web.whatsapp के साथ में उसको अगर लिंक कर दोगे ना, तो सामने उसमें दिखाई देगा, वो लैपटॉप पे भी दिखाई देगा वहाँ। दैट विल बी बेटर। खैर व्हाट्सएप में तो है, हिंदी डॉक्यूमेंट है सर। इंग्लिश वाला आया ना, भेजा मैंने। आप लैपटॉप में ये मतलब इसमें भेजे हैं व्हाट्सएप में? हाँ जी 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 आ गया, लेकिन इसको ट्रांसफर मैं कैसे करूं? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, web.whatsapp करके वहां पर उसको जब डालोगे ना, जैसे अपना फोन पे है, उसको कनेक्ट कर लो ना लैपटॉप से अपने व्हाट्सएप को। हाँ कलेक्ट तो कर लिया हूँ मैं, वर्ड में नहीं आ गया। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ हम्म लैपटॉप पे कनेक्ट करो ना व्हाट्सएप को। देखो ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल है ना, ऐसे ही जी एक अलग से विंडो खोलो क्रोम में, और उसमें web.whatsapp.com करके डालो वहां पर। फिर आपको उसको वहां से लिंक कर देगा, वो डिवाइस लिंक कर देगा। जी आया? ये चीज तो दिख रहा है, लेकिन वो वेब नहीं डॉट कर पा रहा व्हाट्सएप हूँ। डॉट कॉम आ गया ना? नहीं, जैसे व्हाट्सएप तो खुला हुआ है। नहीं नहीं, किसमें? लैपटॉप पे? हाँ हाँ तो उसमें वो तुम्हारा डिवाइस लिंक नहीं है क्या? उसमें व्हाट्सएप आ रहे होंगे ना, फिर मेरा होगा ना मैसेज। हाँ आ रहा, आपका तो आ रहा है, हाँ हाँ, तो उसको मैसेज उसको तो आ खोल रहा दो, है। वहीं से पढ़ना शुरू करो ना लैपटॉप से ही। हाँ तो मैं दिखाई नहीं दूंगा फिर, मैं पढ़ लेता हूँ, कोई दिखाई दिक्कत दोगे नहीं। तुम? यू कैन रीड स्ट्रेट। अच्छा, हाँ देखो, पढ़ रहे हो कि नहीं, पढ़ो। आया कि नहीं? नहीं जैसे ये कर रहा हूँ तो अभी मैं दिखाई कहाँ दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ, दिखाई? हाँ। हाँ यस, तब ठीक। वही मैं तो बोल रहा तब हूँ। अगर हाँ हाँ स्ट्रीम यार्ड का एक विंडो खुला है और बाकी दो विंडो खुले हैं, तो दूसरे विंडो में जो भी आपका मटेरियल है जी ना, यू दिख रहा कैन है, रीड। दिख रहा और है। वो मोबाइल में नहीं Kuman was होता। a direct, जी, Kuman was a direct descendant of the great Bappa Rawal after a gap of 4 to 5 generations. There have been three recorded Kumanas in Mewar between the 8th and 10th centuries, and all three were instrumental in defeating the Arabs during their time. The most notable and courageous was the Battle of Kuman II. The recorded historical details of Kuman's time are very vague, and most of what we know about the great ruler comes from a great literary work, Kuman Rasu, which has 5,000 couplets in Rajasthani language and its various dialects available in Devanagari script, which give a detailed account of Kuman's war with Arab invaders. A Jain Muni, Dalpat Vijay, is credited with the creation of Kuman Rasu, but there is controversy about the exact time when the Muni wrote it. We will leave that debate to historians and focus on what is largely agreed upon by most historians as the life and work of Kuman II.
Kuman II's reign is believed to have lasted from 820 CE to 860 CE, although different historians calculate the years slightly differently from each other, but there is largely consensus on this. When the news of Bappa's death reached Arabia, the then Caliph sent Hashim to invade India. Hashim came to India via the sea route of Gujarat and continued northward through Rajasthan, where he achieved some early successes. But King Nag Bhatt and Kuman II of Bhinmal, a princely state southwest of Chittor, entered into an alliance to counter Hashim. He was regularly informed by spies about Hashim's movements, and a major battle ensued in which the Arabs were crushed and driven away for a few decades. It was during Kuman's reign that there was a large-scale infighting among Arab tribes over the claims of an Islamic caliphate. Around this time, Al-Mamun, a general of the caliphate by the name of Mahmud, the son of Khurasan, raided India. He was different from Mahmud of Ghazni, and there was a major act of barbarism inflicted by the Arabs on India. The main objective of Kuman Raso was to celebrate the resistance made on the occasion of Mahmud's invasion on India with a huge army. Kuman Raso describes princes who assisted Kuman, the protector of Hinduism. The composers of Raso portray Kuman as the defender of Mewar's crimson standard, which treats Mahmud's demand for tribute with utter contempt. उस समय ये फ्लैग मेवाड़ का लाल था केसरिया आफ्टर ना, ब्रूटल क्रिप्टो माने अटैक. केसरिया होता है ना। नहीं, क्रिम्सन लिख रहे हैं यहाँ. क्रिम्सन तो मतलब ब्लड जैसा कलर होगा ना. बट केसरिया आफ्टर ही बोलते ब्रूटल. हैं, भगवा अच्छा जिसे अच्छा बोलते हैं ना, भगवा। हाँ, अच्छा, तो यहाँ उसको क्रिम्सन अंग्रेजी लिख में रहे हैं. ट्रांसलेट करेगा तो क्रिम्सन ही हो जाता है, और क्या करेगा उसको, भगवा कैसे बोलेगा वो। After a brutal attack in which the barbarian is chased and exiled to the plains, he returns victorious by holding Mahmud captive. The greatest tribute to Kuman in his leadership, which united 40 royal houses from Kashmir to Rameshwaram and unitedly defeated the formidable Arab army. Never in the history of India had there been such a formidable and large union of armies during the reign of Kuman II. Colonel James Todd describes all these houses in detail in his book Annals and Antiquities of Rajasthan. He writes, Gelot came from Ghazni, Tok from Asar, Chauhan from Madoli, Just a Chaluk minute, from just a Rahi. minute. That means that time when Kuman was ruling Mewar, that time Gehlot were जी जी ruling जी. Ghazni, isn't it? Ghazni, correct sir, correct sir. That's why they all gathered together. हाँ। इकट्ठे हुए, वही बता रहे हैं. Gelot हम्म, came from Ghazni, Tok from असर। Asar, Asar, अच्छा, Chauhan from Madoli, Chaluk from Rahigad, Jis, Jiskera from the Set Binder, Seth Binder होगा, Kharavi from Mundor, Mungrol from Makwana, Narwars, रॉ हाउसेस का मतलब मैं नहीं समझा ये. संचोर टू कालम, अच्छा, गौर्स ऑफ अजमेर, तनवार फ्रॉम दिल्ली, पाटन फ्रॉम चरूवा, Chavura, sorry, from Chavura, Devras from Sirohi, from Jalor, Sonigura, from Kagron, Khichi, Majik होगा, from Junagadh, and from Kannauj, Rathod. हाँ, ये तो. Todd describes the dynasty and the reign of each of these royal gharanas, reading through inscriptions and recorded Hindu history. Islamic records of these times are almost non-existent, though Dr. Ram Gopal Mishra has tried to carefully dig into the truth of Hindu resistance to Islam from the 6th to the 12th centuries. Amar Kavyam describes Kuman's army in the following words. Under Kuman, there were 1,000,000 rawats, 3 million cavalry, 7 lakh infantry, 9,000 elephants, and 1,000 drums. There is no doubt that this is grossly exaggerated version of the numbers, but it can be safely said that it was a huge army that fought the Arabs. Unfortunately, Islamic fundamentalists destroyed two of the most important means of recording history by Hindu historians and kings. In universities like Nalanda and Taxila, all books were burnt and pillars and stone inscriptions were lost with the looting of Hindu temples. The senseless hatred
of these imperialists against civilization has almost completely blackened the record of the important era of the 7th to 12th centuries. Most of the old cities and dwellings have now become extinct over time due to temporary decay or continuous Islamic invasions. Yet, the fact that armies from all over India gathered under command to fight the Arabs belies the belief that Hindus never fought unitedly. Within 100 years of Bappa, Hindus were ready to unite again and stop the march of Islamic fanaticism. ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट है सर. हम लोग बोलते हैं ना हिंदू लोग इकट्ठे नहीं होते हैं, लड़ते नहीं हैं एक साथ. तो खुमान जी के अंडर में देखिए सब लोग आ गए थे, यूनाइटेडली फाइट किए. Kuman's defeat of Mahmud was decisive, and since it was the army of the Caliph of Islam, it completely discouraged the Arab invaders. Mahmud was taken captive by Kuman under very humiliating circumstances. He was released after extracting hefty fine amounting to billions. Kuman fought 24 battles throughout northern and western India to destroy the Arab garrisons and overthrow all the remnants of Islamic invaders as far as Iran and Afghanistan. It is a sad reflection on the lack of pride and entrepreneurship in the modern Hindu community that an important leader like Kuman has been almost erased from the history of our great civilization. It is because of kings like Kuman that Hindus constitute the oldest caste present in the world today. The British historian and thinker Sir Arnold Toynbee had worked extensively on ancient civilizations and documents recording about 25 ancient civilizations that have become extinct and are buried under the sands of time. Of the four living beings, namely Western, Islamic, Hindu, and Far Eastern, the oldest living civilization is the Hindu civilization. We can't be grateful enough to kings like Kuman II that we are still thriving and making up 15% of the global population today. Kuman permanently ended the Arab invasions and thus also saved the Far East and China from the killers of radical Islam. The global consequence of the Arab victory in India can only be imagined. If India had surrendered to Islam, there's no doubt that the whole world would have been Islamized. This fear of Islam reaching China and the Far East is documented in the visit of the Chinese Oyu Kong, who mentions Lalitaditya Muktipada Pida of Kashmir and says that the Mungati Muktapida was in alliance with the ruler of central India, Yashovarman, and together they blocked 5 passes leading to Tibet. It is well documented that the Arab Caliphate had to divide its forces into two main streams to attack Europe towards the west and India towards the east. If India had been occupied by Islamic fundamentalists, the caliphs would have focused on Western invasions. It would have taken only a short time for the West to be subdued. While the whole world is aware and celebrates the Battle of Tours fought in c. 732 between Charles Martel and Umayyad Khalifa, we ourselves have to put our heroes like Kuman and Bappa Rawal into oblivion. While innumerable films have been made on the important role played by Joan of Arc, Richard the Lionheart, and Pelagius of Spain in preventing the westward invasion of Islam, as books and literature have been written to keep their memory burning in the human psyche, it is unfair and sad that heroes like Kuman have been almost erased from our history. However, their contribution is equally important, if not more, than their European counterparts in saving mankind. It is also a commentary on the poor maintenance of records on the part of Hindu scholars that there is not even a recorded history in the name of such great legends. It was only one British officer, Colonel James Todd, who wrote his entire book on the history of Rajasthan, to whom we owe Kuman's memory. Although it must be said with complete objectivity to the foresight and perseverance of Hindu kings and priests over the centuries, Kuman Raso's original script is still kept in the original in the Pune Museum today.
The credit of Hindus goes to the great ancestor who fought the Asuras and the Mlechas, a reference to invaders in ancient Rajasthani literature, so bravely that it could be recorded in Hindu history. We should never forget the sacrifices of these great kings and instead keep the history alive through research and careful documentation of the stories of these great kings. During his time there, Kuman became a household name in Rajasthan like Caesar in Rome. In Mewar, even today, if you take a false step or even sneeze, you will hear someone say, Kuman can help you. Imperial rulers have to fight many contradictions in a ruling state. Kuman was advised by his advisors in his court to hand over the reins of Mewar to his younger brother Yograj at the end of his reign, but Yograj proved to be a greedy and short-sighted ruler. Kuman had to come back from his retirement to be removed and exiled from his kingdom. Kuman killed all of Yograj's advisors who advised him to step in for the first time. Years later, Kuman was murdered by his son Mangal. Mangal was evicted from his kingdom by his chieftains, but he later managed to establish a separate kingdom. Bhartuhari Bhatt succeeded Kuman with the consent of the feudal lords, and during his reign, the region of Mewar added vast expanse. Bhartruhari Bhatt had 13 sons, and each of them was settled with independent property in Malwa and Gujarat. He came to be known as Bhattewada Gehlot. Thus the Mewar rebels continued to fight and defeat Islamic imperialism for 500 consecutive years from the 7th to the 12th century, although this important era has been erased from the collective memory of the Hindus. The biggest defeat of Arab Islamic imperialism took place here in India. Our wise forefathers recognized the true nature of these rapists and murderers and fought them diligently. After 500 years of unsuccessful attempts by the Arabs to convert Hindus to Islam, Afghans, Turks, and Central Asian tribes like Uzbeks, Kazakhs, Tatars started invading India. They were certainly more cruel and immoral than the Arabs. The resistance to these branches of Arabic Islam is an entirely different story. Great kings like Humayun were the only reason why the Arabs had to face defeat in India. We would do well to remember that a period of 500 years of relative peace passed from the 7th to the 12th century when Hindu kings slaughtered Arabs at regular intervals. Forgetting great people like Humayun is not an injustice to them but also shows a pathetic gratitude. Bringing his memory alive in Hindu consciousness would be a true tribute to Rawal Humayun. क्या हुआ? सर गलती से बाहर हो गया हूँ मैं। प्रदीप जी भाई वीपी नमस्कार। दादा वीपी दादा वीपी नमस्कार। दादा एम दादा चर्च पर नमस्कार। जी जी आशीर्वाद आशीर्वाद। और बताइए।
जी बढ़िया सब, आशीर्वाद है आपका। ये पढ़ोगे थोड़ा सा, मैं इसको मैं साइलेंट हो जाऊंगा इसको शेयर करके, क्योंकि मेरे पास ये बच्चा है, गड़बड़ करेगा फिर, नहीं तो ये हाँ एक मिनट, जो आपने शेयर करा था हिंदी वाला कह रहे हो ना? नहीं 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 नहीं, ये मैं वो ये तीसरा और एक बुक शेयर कर रहा हूँ। ठीक। यहाँ से पढ़ना, अरब इन्वेजन से। वहीं से पढ़ता हूँ, पढ़िए। दिख रहा है, यहीं से पढ़ना है, अरब हाँ इन्वेजन। दिख रहा सर। ठीक है। अरब इन्वेजन, द खमन रोसो रासो। ऑफ दलपत विजय। दादा ये अच्छा, मैं ढंग से पढ़ देता बोलिए। हूँ। द Kuman Raso of Dalpat Vijay mentions that Mahmud Khurasenapati invested the stronghold of Chittor, and Kuman II resisted it by displaying gallantry and prowess. According to Colonel Todd, it was the invasion of Al Mamun who, after deposing his brother, became caliph in AH 108, that is 818 AD. The Muslim historian maintains that as a result of the efforts of his general in Sindh, a portion of Hind was also conquered and annexed to his empire, but no exact account is known. At this time, Chittor formed part of the domain of the Pratihars, and the rulers of Mewar had their sway on western Mewar only. In case invasion took place at all, Kuman II might have resisted the same while living in western Mewar. Relations with the Rashtrakutas of Deccan. Kuman II was succeeded by Mahavaka and the latter by Kuman III. We have very little information about these rulers. Bhartripatta II, who succeeded, was an ambitious ruler. He espoused Mahalakshmi of the Rashtrakuta family. The Pratihars of Kannauj were becoming weak. The Rashtrakuta king Indra III launched an expedition over Kannauj and devastated the country. The Pratihar king Mahipal could not manage to defeat him. During the closing years of his reign, the Rashtrakuta king Krishna III invaded and captured Chitrakuta and some other adjoining parts before 910 AD. The Pratapgarh inscription of V 999 942 AD describes Gelot Bharu Tripatta, the third of Mewar, as Maharaja Dhiraj, by intentionally omitting the name of the Pratiyar king Mahendrapal I, although the name of the latter is mentioned in the second inscription of V 1003 engraved on the same slab. Therefore, it seems that Tripatta the second was having hostile relations with the Pratya rulers and seems to have extended his help to the Karnataka king Krishna III during his expedition of northern India. The Devali and Karhad places of Rajasthan of the plates. Sorry, the Devali and Karhad plates of the Rashtrakuta king Krishna III tell us that when he had vanquished the important strongholds of Deccan and his strength considerably increased, the hopes of regaining the stronghold of Chittor would have vanished from the hearts of the Pratihar rulers. It proves that the stronghold of Chittor was recaptured by the rulers of Mewar from the Pratihars with the help of the Rashtrakutas and the Huns. We have got another important information also about the relations between the Karnataka country and Mewar. The Sarneshwar inscription of V 1010
that is 943 AD, contains the account that the businessmen of Karnataka country were successfully conducting their business at Alvor. However, the family dissensions hastened the disintegration of the Rashtrakuta Empire in Deccan, and therefore more benefit could not be derived from them. Sorry, the relation with the Hun kings. Very sorry. The Hun chiefs of the northwestern Malwa were very powerful and formidable at that time. They fought several battles and had matrimonial alliances with Rajput chiefs. The Parmars of Malwa had to launch several expeditions against them. Similarly, battles were fought between the Hun prince Japa and Balavarma of Saurashtra. The Chedi prince Karna was also having his matrimonial relations with the Huns. Somdeva in his Niti Vakya Vakyamrita. Niti Vakyamrita referred to the fort of Chittor being taken by devising a stratagem with the help of the Huns. No definitive fact can be adduced from his casual literary reference, as the name of the Hun king has not been mentioned in it, and this event could also be attributed to the reign of the great Mihirkul who had swayed over vast areas. But Somdeva's reference probably pertains to the reign of Bhartripattar II of Mewar, who seems to have obtained help from the Huns in taking Chittor. Alata's struggle with the Pratyar king Devpal. Alata espoused the Hun princess Harya Devi and succeeded in obtaining help from the Huns. His reign was very glorious. He wielded his authority successfully by killing a Pratyar king Devpal. The Aharjan temple inscription, recently edited by the author, contains a valuable information about it. The Pratapgarh inscription of B बस बस 1003 बस रहने and दो, आगे मत पढ़ो, छोड़ दो। समझ जी में आ गया? उन्होंने अरब के राजा को बिल्कुल हराया, सर बाद में पूरा पूरा इलाका में भी कब्जा किया। दैट्स व्हाट जी 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 ही वाज सो पावरफुल। प्रॉब्लम ये है जी कि जी आपस में झगड़ा कर रहे थे ना ये लोग। हाँ वही तो बता रहा है अभी तो बता दिया जितना बताना था। टॉड का बताऊं क्या? टॉड वाला भी कुछ है इसमें तो। हाँ दीजिए हिंदी वाला दीजिए टॉड क्या कर्नल हाँ है? दादा टॉड कर्नल टॉड वही तो मतलब बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन किए हैं इस विषय में टॉड को मेरे को अगर मैं सर्च करने जाऊंगा, एक मिनट, यहाँ पे मिलेगा क्या? देखता हूँ। सही नाम दादा सही नाम टाइप करो कोई बुक है क्या उसकी या टॉड रिसर्च की है टॉड्स एनल ऑफ राजस्थान वही है? बुक है करेक्ट सर एब्सोल्युटली आप वही टाइप है करो सर दादा मैं तुरंत सर्च करता एनल्स हूँ ऑफ राजस्थान बाय कर्नल टॉड हाँ एक मिनट रुक टॉड जाओ। एनल्स ऑफ राजस्थान हाँ अरे भाई रुक जा यार, क्या कर रहे हो तुम? अच्छा ठीक है चलो आप सर बोलो मैं ही टाइप करता हूँ एक मिनट में रुक जाओ, छूने भी नहीं दे रहा ना ये। कोई नहीं आप बोल दो मैं टाइप कर रहा हूँ टाइप करके ढूंढ के एनल निकालता हूँ ANNALS एनल्स ऑफ राजस्थान टॉड TOD। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान हाँ यही किताब है बिल्कुल आ गया मिल गया मेरे को बस एक मिनट रुकना मैं ये डाउनलोड हो रही है हाँ कोई बात नहीं
तब तक चाहिए तो हिंदी वाला पढ़ दूं क्या? पढ़िए। एक तो दादा पढ़े हैं, कौन सा वाला देख लीजिए। हिंदी वाला था क्या? हाँ हाँ, शुरू में एक्चुअली मेरा थोड़ा सा लेट हो गया आने में, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया था, एक पुराना वाला। मैं आपको बोल रहा था कि नया लेना ही होगा, वही लेने के चक्कर में मेरा 5-10 मिनट लेट हो गया, क्योंकि वो सारा उसमें ये करना पड़ा ना, नया में। ये वाला था दादा, देखिए एक बार। हाँ हाँ, यही वाला था। यही वाला था, पढ़ लिया है? ये पढ़ कोई लिए नहीं, दादा। मैं वो बुक ही निकाल देता हूँ। बस 1 मिनट की और बात है। कोई बात नहीं। आप ही के इंतजार में हम लोग थे। हाँ एक्चुअली नहीं, दादा, इधर खाना नहीं वाना समझ गया, 10:30 नहीं बजे। नहीं, मैं समझ गया। दादा एक्चुअली पहले ही शुरू कर दिए थे, मेरा 5 मिनट लेट हो गया उसमें, इसी के चक्कर में। ठीक है दादा, हो गई। हम्म। शेयर करता हूँ। ठीक है दादा, अब इसको बड़ा कर देता हूँ। यही है हाँ। इस पे खुमन वाला पेज देख लेना, खुमन वाला कहाँ है वो, उसमें इंडेक्स बना के रखा है, वहां पे है वो। KHUMAN। हाँ, एक सेकंड। मैं उसमें इंडेक्स में देख लेता हूँ, ठीक है? जी जी एकदम जी। जो टॉपिक है उस पर ही चलता हूँ डायरेक्ट। नहीं, ये तो और ऊपर जाना होगा। पेडिग्री ऑफ द टॉड फैमिली, वो अपना दे रहा है। कहाँ गए इसके पेजेस? हाँ, कंटेंट्स ही आ गए। बिब्लियोग्राफी वगैरह, और ये और ऑथर्स नीचे, और इंट्रोडक्शन, नीचे जीनियोलॉजीज। जीनोलॉजीज और कंटिन्यू। और नीचे चले जाइए, नीचे और चले जाइए, और नीचे जाइए। आपको सेट सर्च कर। ही करना होगा, राठौड़ ऑफ
मारवाड़, कछावाज और आमेर, कुमान आर ब्रांच ऑफ द, ये नीचे मतलब रेफरेंस में है, और नीचे जाना होगा, फिर खोजिए, कुमान खोजते रहिए, आ जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द राजपूत ट्राइब्स, ये है, यहाँ है कुमन। इसमें तो सब दे दिया, सब पर्टिकुलर उनके बारे में कहीं दिया हुआ नहीं है। जिसको जिसको हराया था ना अरब वाले को, उसका नाम वो करोगे वहां पे आ जाएगा वो। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? मामून, क्या नाम है? मामून शायद, महमूद ही तो लिखा हुआ है, महमूद। Succession of Kumbha, he defeats and takes prisoner हम्म Mahmud of Malwa, हम्म। ये है दादा? यही तो हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब हिंदी में, और अंग्रेजी में भी पहले पढ़ा हूँ थोड़ा सा। यही तो, ये लास्ट लास्ट पार्ट बता रहा है, इसके पहले कुछ होगा और। चैप्टर 8 में ही है ये। उसके बाद जो है अगला आता है महमूद और मालवा, हाँ हाँ। महमूद ऑफ गजनी। वो तो बाद वाला एक है चीज यार, बाद वाला है, ऊपर ऊपर होगा, नहीं रहने तो, छोड़ दो, और तुम मत ऊपर, करो। ये चैप्टर 8 में है ना दादा, महमूद ऑफ मालवा। लेकिन क्या ये कर रहा है वो, उसको आगे क्या लिख रहा है उसमें? महमूद ऑफ मालवा देखते ना। हैं सर, नहीं एक दफे देख लेते हैं ना चैप्टर 8, जब खोल ही नहीं एक दफे चैप्टर 8, 333 पेज पे चले जाते हैं। देख लो। इसका 333 और उसका मिलेगा नहीं आपको, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे होगा चैप्टर 8। चैप्टर 8 सर्च कर लेता हूँ ना। जी, ये लीजिए, यहाँ आ गए और एक बार चैप्टर, आएगा। ये आ गया। हम्म, ठीक है, यही है ना। ये राजपूतों के बारे में बता रहा है, ठीक है, और नीचे आइए। हाँ, राणा राणा कुंभा। कुंभा, ये पढ़ो सर, राणा कुंभा 1433 to 68 AD. Kumbha succeeded his father. ये नहीं, ये ये बहुत बात In, का है, राणा कुंभा बात बहुत बात का है। अच्छा अच्छा, इसमें मिक्स कर दिया मुझे लग रहा है। वेस्ट टाइम यार, छोड़ दो ना, जाने दो इसको। ठीक है, ये लेकिन ये किताब डाउनलोड कर लूंगा मैं, कर दिया मैंने। तो व्हाट्सएप में डाल दिया ना थोड़ा सा। पब्लिक को बुला लो डिस्कशन के लिए, अगर बुलाने का नहीं तो अभी यहीं पे। जी जी, नीचे कोई है क्या प्रदीप जी? हाँ, कोई नजर आ रहा है नीचे? एक मिनट। नहीं, नीचे कोई नहीं है। मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, कि अभी लिंक भी शेयर नहीं करा गया ना। जी जी,
तक पब्लिक को पढ़ के ये सुना दो। कौन सा? जो मैंने प्राइवेट पे लिंक डाला है। एक मिनट। मैं निकल रहा हूँ भाई, बहुत तंग कर रहा है लड़का। ठीक है, मैं पढ़ के सुना दूंगा। मगर ये इससे रिलेटेड तो नहीं है। एम दादा देखना, ये रिलेटेड है। कौन सा वाला देखता हूँ मैं, एक सेकंड। मैं वही बुक खोज रहा था, ये वाला जो आप डाउनलोड किए। दादा इधर तो डाउनलोड करने में कोई टाइम नहीं लगता, बस मालूम होना चाहिए क्या चीज़ है। मुझे भेज दोगे व्हाट्सएप पे? भेज दिया दादा, स्ट्रीम में है, स्ट्रीम में। उसमें क्या नाम है, आवर अच्छा स्ट्रीम है ना अच्छा। जो हाँ हाँ ग्रुप, हाँ। उसमें है। हम्म। दादा ये रिलेटेड लग रहा है आपको? मुझे रिलेटेड नहीं लग रहा है ये। एक सेकंड देख लेता हूँ। इसमें जहां नहीं बप्पा रावल नहीं, लिखा है, जहां पर खमन लिखा है वो पढ़ो। वहां पे है थोड़ा सा लिखा हुआ, कुछ कहीं पर भी पेज में है लिखा हुआ, तभी ये लिख करके आ रहा है। मैंने ढूंढा था इसमें। पेज के ऊपर सर्च कर लो ना, अपने आप मालूम पड़ जाएगा। दादा सर्च नहीं हो सकता ना, मेरे में हिंदी फॉन्ट नहीं है। मैं एक एक करके पढ़ना ही पड़ेगा मुझे। ये अकबर के दरबार बोल रहा है। आ, वो उनका ही कहानी है, मतलब बादशाह के बारे में। इसके ऊपर कुछ है नहीं ऐसा। इसमें भी कुछ नहीं आ रहा। खुमान डिनेस्टी। जहां पर क्रोम में फाइंड करके है ना, वहां पे खमन टाइप करो, वहां पे आता है अरब इन्वेजन करके, नीचे आ रहा है वो। मैंने ढूंढा था। ये क्या है? खुमान द हाँ, है सेकंड। ना, इसके ऊपर हाँ जाओ। हाँ इसके हाँ ऊपर वाला हाँ, पढ़ो, इसके ऊपर वाला, पढ़ता ऊपर हूँ। वाला। द इसके ऊपर 24 वाला पढ़ो battles, पहले। हाँ, यहाँ से पढ़ो। the Arabs। हाँ, यस, Bappa ठीक Rawal, है। हाँ, यहाँ से founder पढ़ो। of Mewar Guhil Sisodia dynasty, and Nagbhatta the first pushes the Arabs across the Indus in 740 AD. Nagbhatta the first was the founder of the imperial Gurjara Pratihara dynasty that ruled most of the present-day Rajasthan, Gujarat, Sindh, and Madhya Pradesh from its capital at Ujjain and later Kannauj during the seventh. ये क्या हुआ? एक मिनट दादा, बड़ा करा है ना मैंने, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि इजीली ठीक दिख तो पाए। था, नहीं ठीक तो था। ठीक है, अब इजीली नजर आएगा ना। हाँ, अब सही है, ठीक है। Nagbhatta the first was the founder of the imperial Gurjar Pratihara dynasty that ruled most of present-day Rajasthan, Gujarat, Sindh, and Madhya Pradesh from its capital at Ujjain and later Kannauj during the 7th to the 11th centuries AD. The Gurjara Pratiharas are believed to be the ethnic predecessor of the modern-day Rajputs. It was under Nagbhatta the first that the first waves of Arab invasions rocked the southwestern frontier of the Indian subcontinent. Led by Muhammad bin Qasim and later by Al Junaid, the Arabs not only conquered Sindh and Multan but also made inroads into Rajasthan and Gujarat, thus bringing them into conflict
with the Gujarat Pratiharas. However, the Gujarat Pratiharas under Nagbhatta I not only checked the Arab advance into Gujarat, but also forced them to retreat as far as the west bank of the Indus River. Bappa Rawal penetrated deep into Sindh and gave Arabs a beating, so bad that they couldn't dream of attacking India for the next 300 years. His heroics against the Arabs raised Bappa Rawal's status to such an extent that he wrongly came to be regarded as the founder of the dynasty of Mewar. The 24 battles. Humayun II Rawal. He was the 13th ruler of Mewar. He ruled from 828 to 853 and he succeeded his father Rawal Sinha. Humayun II ruled for 25 years. Humayun II ruled for 25 years from Chittorgarh and gained the nickname of the mighty warrior after repelling a Muslim force that attacked the capital. It is believed that during Humayun's reign, a formidable Islamic force of the Arab Caliph of Baghdad, al-Mamun, the second son of Harun al-Rashid, raided Chittor. The Caliph's forces were finally halted in the east at the walls of Chittor and in the west at Tours, in the heart of France, where Charles Martel had defeated them in 732 during the reign of Bappa Rawal. In all, Humayun II fought 24 great battles against these invaders, and Chittor became a rallying point for Hindus. Mewar thus gained the honorable reputation as the guardian of Hinduism. After Humayun's great struggle, there followed 15 generations of kings at Chittor who were engaged in intermittent warfare against new waves of Muslim invaders. A younger son, Mangal Raj, killed Humayun II in an effort to gain the throne. However, his elder son, Mahayak, succeeded him. Humayun invoked invoked even today as a greeting and a blessing. Many salutations to Humayun. इसका मतलब है Humayun Ghani. Conclusion. Rajput victorious successfully stopped the Islamic Caliphate, Marathas. Marathi, which evolved from Maharashtri Prakrit, has thus been the lingua franca from the 9th century onwards. Thus, comparing Marathas now would be absurd. Yes, Pashtuns, converted successors of Hindu Shahi. जी दादा, बस यहीं पे है, फिर यहीं पे एक relevant. चीज नहीं ये लिख रहा है नोट गजनी never ruled any Indian territory but is known to have raided India 17 times. Records of only 10 raids exists, though only the areas of Punjab and once his last raid of Gwalior. He talks of Ghazni, but would Shahane ever take initiative to call Maratha his own community? Lost to Durrani, Indian campaign of Ahmad Shah Durrani. Ahmad Shah Durrani raided India 8 times between 1748 and 1767. After the assassination of Nadir Shah, Ahmad Shah Durrani raided Delhi 8 times. Boy, same period. He looted India 8 times at the peak of Maratha power. Such invasions are sudden and possess less chances of failure despite one's strength. Take, for example, regular Pakistani terrorists' infiltration and ceasefire. Forgotten Battle of Baraj, 1033 CE. Raja Suheldev. The Indian history of the last millennium is the history of the heroic resistance to foreign invasions and rule. From the 8 ये देखना पड़ेगा ये सब खोलकर. The only open field Rajput Ghazni supremacy battle that occurred was the Battle of Baraj, in which a coalition of Rajput kings was victorious under the leadership of Suheldev and Raja Bhoj of Malwa. Mahmud was followed by his nephew Masood Ghazni. Continuing Mahmud's legacy, he invaded India with an army of more than 1 lakh men in May 1031. Unlike Mahmud's army, which was basically a raiding party, Masood's army was backed by the imperial army and had attacked India with the intention of permanent conquest and Islamization of India. King Anandpal Shahi tried to check this invasion along with the king of Sialkot, but this alliance was overwhelmed
by the superiority in numbers of the invading army. Masood continued his advance towards the Indian mainland. King Mahipal Tomar also tried to check the advance, but he was also defeated. After victories across the northern Indian plains, Masood camped at Bharej, which is near Lucknow. Meanwhile, a historic alliance was being created under Raja Suheldev and the famous Raja Bhoja Malwa Parmar Rajput. 17 Indian Rajput kings together forged an alliance. This was the biggest confederation that has ever existed in India. On 13th of June, an army of about 120,000 descended on the Ghazni camp of Bharej. Masood's army was completely besieged and encircled. Each and every man in Masood's camp was killed. The battle ended on the 14th of June with the victory of the Hindu Rajput Federation. The invasion was completely crushed, and such resounding was this victory that none of the foreign kingdoms dared to invade India for the next 160 years. Conclusion: Rajputs failed to stop raids but successfully stopped Ghazni from ruling even an inch of Indian territories. Pashtuns served Ghazni, no reason to fight them. बस ठीक है दादा, हो गया। अब गौरी पे पहुंच जाएंगे ऐसे तो। ठीक है, विक्रम भाई आ गए हैं। नमस्कार विक्रम भाई। ठीक है, अभी ठीक उठा दो। ठीक है दादा, अब विक्रम भाई बताएं। नमस्कार भाई। उनका तो आवाज नहीं आ रही है। तो आवाज आ रही है दादा? अब आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब आ रही नमस्कार भाई। हाँ, नमस्कार भाई। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, आवाज आ रही है। आ रही है आवाज? आ रही है, आ रही है। इनके यहाँ कनेक्शन का प्रॉब्लम रहता है। प्रेम दादा भी आए हैं, लेकिन इनका डिवाइस नॉट कनेक्टेड शो कर रहा है। एक तो इस वाले टॉपिक पे बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है कंटेंट। हाँ जी, हाँ विक्रम भाई, आप देखो, चेक करो, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है, अब आ रही है। मेरी आ रही है? जी 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 जी, आ रही है। हाँ आ रही है। हाँ, मैं कह रहा था भी 2-4 दिन मेरा थोड़ा सा ऐसे ही लेट बनेगा प्रोग्राम, क्योंकि अभी अभी मेरी मीटिंग थी। हाँ, वो दीमक लग गई हमारी कॉलोनी में ना। समझ गया मैं। हाँ, वो दीमक हटा रहे हैं थोड़ा सा। बिल्कुल हटाना पड़ेगा जी। एकदम सही कर रहे हैं। आज तो पूरा मैं भी नहीं सुन पाया। चलिए ठीक है, बाद में सुन लीजिएगा। आज वो तो कल उस पे सुन लेंगे यूट्यूब पे। एम दादा, एक मैंने कहीं पढ़ा था कि अयोध्या में जब मीर बांकी ने वो मंदिर तोड़ा था ना, जी जी, उससे पहले अयोध्या में कोई शेरों वाला बाबा आया था। अच्छा। वो एक मुसलमान प्रचारक था, उसके साथ एक शेर आया था, शेर लेके आया था वो देखना एक बार भी, वो क्या मैटर था, वो कई बार दिमाग में आया
कि वो शेरों वाले बाबा को मंदिर के पुजारी ने बोला था कि चल रात गुजार ले, तूने रात गुजारनी है तो हम्म, तो तो फिर क्या हुआ? उसमें वो रात जब वो जी। रुका वहां पे मंदिर के प्रांगण में, तो उसने जी। देखा भी रात को एक बहुत सुंदर सा बालक, घुंघराले बाल, और वो अच्छा। चमक चमक करके चल रहा है और वो खेल रहा था वहां राम पे। जी जैसे, राम जी हाँ, जैसे। हाँ, हाँ। तो उसने लिखा है कि भाई मैंने वहां पे, उसने जाके अकबर को, बाबर को बताया कि भाई मैंने वहां पे ये देखा, वो बहुत पवित्र स्थान है और उस पे हम नमाज पढ़ेंगे तो हमें मतलब कि जन्नत मिलेगी। जी। तो जी। बाबर ने बोला, बाबर ने तो मना कर दिया था, पर उसने मीर बांकी को भड़काया और मीर बांकी ने वो जाके हम्म, मंदिर तोड़ दिया था। वो बाबा क्या ये अजमेर वाला ही था क्या? नहीं ये तो देखना। दूसरे ही होंगे। दूसरे ही होंगे शायद, देखना पड़ेगा हाँ, अभी। हाँ, मुझे लगता है कि शायद यही था वो। देखूं अभी? हाँ, देखना अभी वो बाबा जो है ना, उसका सर्च ठीक है, मारो एक मैं बार। देखता हूँ। हाँ। देखता हूँ। प्रेम दादा के दोनों में से कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। किसका? प्रेम जी का? हाँ। कहीं बाहर होंगे फिर। दूसरे के पवित्र स्थानों को तोड़ते तोड़ते इन्होंने अपने को भुखमरी में डाल दिया है। अभी एक हमारी मीटिंग में एक लड़का आया था। जी। वो अपना पुराने शहर से अपना मकान बेच रहा था। तो अच्छा। उसको अच्छा। एक दीमक ने उसको 22 लाख रुपए ऑफर करे थे, पर उसने उसको मकान नहीं दिया, और किसी हिंदू को उसने 16 लाख में वही मकान बेच दिया। चलिए, तो अच्छा आदमी है। हमने पूछा ऐसा क्यों किया, तो कह रहा वहां मेरे दादा पैदा हुए, मेरे फादर पैदा हुए, उसमें मैं पैदा हुआ, मेरे बड़े भाई पैदा हुए। नु कहे हम 4 पैसों के लिए उस जमीन को जो है ना, अपने जन्म स्थान को ना, दीमक को नहीं दे सकते थे कि वो बाद में पता क्या क्या चाटेगा बैठ के वहां पे। मैंने कहा ये जागरूकता तो बहुत अच्छी है? नहीं, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जरूर। हाँ। शेरों वाला बाबा या शेर वाला बाबा, इन अयोध्या मैं सर्च लिखा करो हूँ, ऐसा मैं नहीं। लिखा हूँ, लिखा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं है। मतलब कुछ वीडियोज आ रहा है, लेकिन वो मतलब इससे रिलेटेड नहीं है। मैं आज ना उसमें उसका पीडीएफ रखा हुआ था मेरे पास, अभी वो मेरे लैपटॉप पे में नहीं मिला और वो पीसी पे में नहीं मिला, कई जगह ढूंढा आज उसको मैंने। शायद वो मेरी किसी पेन ड्राइव में होगा, मिलेगा 1-2 दिन में। पर उसके अंदर बहुत लंबा लेख लिखा हुआ था उन्होंने। अच्छा। अच्छा। तो उससे ये फील होता है कि वो सबसे पहली गलती जो है वो हमारे पुजारी ने करी थी, उसको रात रोक के वहां पे, जी। अगर ऐसा कुछ था। लिखा तो हूँ, लेकिन वो चीज आ नहीं रहा। आपको ही ढूंढना पड़ेगा फिर, ये तो आ मैं नहीं देख रहा रहा हूँ बाहर। एक बार।
प्रेम दादा अभी भी नहीं जुड़ पा रहे। लिख रहे हैं, लेट मी ट्राई अगेन। प्रदीप जी कुछ बोलते रहिए बीच में। हाँ दादा, मैं भी देख रहा हूँ, क्या पता मिल जाए मेरे को। आजकल बाजवा साहब भी नहीं आ रहे हैं, क्या बात? हाँ, संजीव दादा भी नहीं आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आज जल्दी रैप अप कर दिया जाए क्या, क्योंकि कोई ठीक, अभी जुड़ भी नहीं रहा है। ठीक है, कर दीजिए और क्या, फिर है ना? आपस में हम लोग बात करते रहेंगे। हाँ, रैप अप कर देते हैं, बैक स्टेज में बात कर लेते हैं। तब तक जी शायद जी। प्रेम दादा भी जुड़ जाए ना। हम्म। मैं देखता हूँ, क्लोजिंग कर देता हूँ फिर। चलिए, तो अब क्लोजिंग करते हैं। और आज हम इसकी क्लोजिंग करने जा रहे हैं, और हम अपने सभी श्रोताओं एवं अपने सभी पैनलिस्टों को धन्यवाद देते हैं। वीबी दादा, एम दादा एवं विक्रम जी भाई को, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। अगले अध्याय के साथ आपके सम्मुख पुनः प्रस्तुत होंगे। इसके साथ ही हम इस स्ट्रीम को समाप्त करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। जी, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।